नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आपके अभी जो प्री बोर्ड्स आ रहे हैं वो भी बढ़िया चल रहे होंगे। हमने वाइस पाठशाला पे आपके सारे चैप्टर्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं ऑलरेडी करवा चुके हैं और अब हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करी है। इससे पहले हमने डेवलपमेंट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे। आज हम जो है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसकी गारंटी मैं करता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके आंसर्स बना लेते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 to 90% पेपर यहीं से आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हमने देखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखेंगे तो हर साल जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल के या पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आप मान के चलिए कि नए क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से जो है मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, सर हम कहाँ से पेपर लेकर आए, हम कैसे उनको कंपाइल करें। तो ये आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया है। अब आपका काम है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ना, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना और उन क्वेश्चंस को याद रखना। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपके लिए ये मोर देन इनफ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको अगर ये क्वेश्चंस चाहिए या हमने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इनको सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। बहुत ही इजी स्टेप है। अगर अभी तक आपने वाइस पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल अभी नया चैनल है। जब अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे 130 सब्सक्राइबर्स है और हम कोशिश करेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो तक हमारे सब्सक्राइबर्स 150 तक कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का गोल जो है वो क्या गोल रहने वाला है, आज की क्लास के अंदर हम जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले आपके होने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। फिर है आपके शॉर्ट आंसर्स, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। और फिर है आपके लॉन्ग आंसर्स, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। इस क्लास में हम 1 नंबर के क्वेश्चंस, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं और केस बेस्ड स्टडीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने चैप्टर आसानी से पढ़ा है तो आप उनको आसानी से कर ले जाएंगे। मुश्किल होती है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 वाले क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले से ही तैयार करके जाए ताकि बोर्ड एग्जाम को आप में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द अबव पिक्चर डिपिक्ट्स विच सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्टर का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर का। कोई भी पिक्चर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक किसान जो है वो खेती कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा। एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सेकेंडरी में आ जाएगा। कोई पढ़ा रहा है आपको तो वो टर्शियरी में आ जाएगा। कोई पिक्चर देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेक्टर है। तो काफी आसान है ये। नेम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑपरेशनल इन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स काम करते हैं उनके आपको नाम देने हैं। हालांकि 5 होते हैं लेकिन आपको 3 पढ़ा है तो आपको 3 नाम देने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच प्राइमरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर। दोनों, प्राइमरी का एक एग्जांपल देना, एक टर्शियरी का आपको एग्जांपल देना है। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इन विच कैटेगरी इकोनॉमिक इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सच एक्टिविटीज कम। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो कौन से सेक्टर के अंदर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, आपको नेम करना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।
प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन आप पहले से लगा के जाएंगे तो आपका एग्जाम के अंदर सोचने के अंदर समय जो है वो बचेगा, और एग्जाम में भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, मैं अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बनाकर नहीं लेकर आया हूं यहाँ पर। फिर आगे, सजेस्ट वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के को डेवलप करने के आप मेजर्स जो है वो बताइए। सजेस्ट एनी वन मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके आपको मेजर्स बताने हैं। गिव वन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक फीचर बताना है आपको, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आपको एक फीचर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंसेस लिखने हैं आपको। एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या एडवांटेजेस है? क्या एडवांटेज है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स सैलरी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाउ पब्लिक सेक्टर डिफरेंशिएट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कैसे अलग है? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल का होता है। हाउ डज पब्लिक सेक्टर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। पब्लिक सेक्टर जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो आपको उसी हिसाब से आंसर अपना बना के लिखना है। सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उसका एक तरीका बताओ। ये मैंने आपको ऑलरेडी जब हम डिटेल लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें आपको बता रखा है। सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन सेमी रूरल एरियाज। मतलब अर्बन भी नहीं है, रूरल भी नहीं है, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो। सजेस्ट एनी 2 ways टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल सेक्टर के अंदर हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो उसके 2 तरीके बताओ। ठीक है, तो ये सारे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके जो है वो आपको मतलब बताना है, कौन से सेक्टर में पाया जाता है वो बताना है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन रेजिंग द मनी थ्रू टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों कलेक्ट करती है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो आपको फैसिलिटीज पब्लिक सर्विसेज दे सके। व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर्ड एज राइट टू वर्क। नरेगा को हम राइट टू वर्क क्यों जो है वो कंसिडर करते हैं, इसके रीजंस क्या है? क्योंकि सरकार का दायित्व तो बनता है कि 100 दिन का रोजगार आपको देगी ही देगी, नहीं देगी तो वो आपको पैसे देगी, तो राइट टू वर्क के अंदर आ जाता है। मोहन इज एम्प्लॉयड इन हेल्पर इन टी शॉप। टी शॉप, मोहन जो है वो टी शॉप के अंदर काम करता है। सजेस्ट वन मेजर दैट कैन इंप्रूव हिज एम्प्लॉयमेंट। एक तरीका बताओ जिससे उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाए। तो ये थे आपके एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये थे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है टोटल? 19 क्वेश्चंस है। 19 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर बना के पहले से ही लिख लेना है। अगर आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिख जाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन मतलब वही, पूछना वही चाह रहे हैं वो लोग। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि आपका 3 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स के लिए आपके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गिव 3 पॉइंट। दोनों में बीच में डिफरेंस बताने, 3 पॉइंट बताने। वाइज प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है उसके रीजंस बताने हैं। प्राइमरी सेक्टर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। ये कह रहा है जब कंट्री डेवलप होती है तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिस्कस करो। 3-4 पॉइंट आपको इसके फेवर में लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, उसके आपको रीजंस लिखने हैं। वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। क्या रीजंस हो सकते हैं? वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन 3 रीजंस। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की है। वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। अब देखो ये सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन में डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा गया है लैंग्वेज चेंज करके। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आप पहले ही बना के ले जाओगे, यहीं से प्रैक्टिस करके ले जाओगे, तो एग्जाम के अंदर आपको जो दिक्कतें हो रही है वो दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, आगे चलो। टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। मतलब टर्शियरी सेक्टर की वजह से सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है,
कैसे बढ़ रहा है उसके रीजंस देने हैं। एक्सप्लेन हाउ टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर से कैसे अलग है वो आपको बताने, रीजंस लिखने। अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 3 पॉइंट इसके तैयार करके लेके जाने हैं, पहले ही तैयार करके ले जाओ ताकि एग्जाम में सोचने का समय कम लगे और आपका पेपर टाइम पे खत्म हो जाए। विद द एग्जांपल ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। शुगर केन का एग्जांपल लेना और कैसे बताना है कि आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं या एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं। तो आपने शुगर केन काटा तो उसका आपका जो है वो फैक्ट्री के अंदर शुगर केन उगाया आपने, वो प्राइमरी में हो गया। शुगर केन का आपने गुड़ बनाया वो सेकेंडरी में हो गया, और गुड़ आपने जब मार्केट में बेचा वो टर्शियरी के अंदर हो गया। All 3 sectors of service sectors are not growing equally well. Evaluate the statement. तीनों सेक्टर्स एक साथ नहीं बढ़ रहे, एक तेजी से बढ़ रहा है, एक कम तेजी से बढ़ रहा है। क्यों है, क्या कारण है इसके, ये आपको कारण बताने हैं। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ कंट्री, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसको एग्जांपल के साथ समझाना है। व्हाई डिडंट शिफ्ट out primary sector happen in case of employment, although there has been change in the share of sectors in GDP, explain the above statement on the basis of the facts। क्या कह रहा है कि why didn't shift out of primary sector happen in case of employment, कि employment के अंदर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में कोई ज्यादा कमी आई नहीं है, मतलब ज्यादा लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, अभी भी ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। although there has been change in share of sectors of GDP, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना की उतना है। इसका मतलब ज्यादा लोग काम करके कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप जो है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर देखोगे, समझ में आ जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कितना देता है। फिर सवाल ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में तो ज्यादा चेंज नहीं आया, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, लेकिन जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो पहले ज्यादा था, आज के टाइम पे कम है। मतलब लोग उतने ही है लेकिन शेयर कम हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके, ये आपको बताना है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। कि हम जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं तीनों सेक्टर में, ये हमारे लिए यूजफुल है क्या, अगर यूजफुल है तो कैसे यूजफुल है, उसके आंसर देने के। हमको जीडीपी कैलकुलेट करने में मदद होती है, हमको ये पता चलता है कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, हमको ये पता चलता है कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्राइजेस, क्लासिफाई एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जो है वो सेक्टर्स को बांटो, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपके निकल कर आते हैं। वाई इज ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रेफर्ड बाय द एम्प्लॉय, एक्सप्लेन। लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों काम करना चाहते हैं ओवर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश द सर्विस कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर विद एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की सर्विस कंडीशंस कैसी होती है, अनऑर्गेनाइज की कैसी होती है, उनके डिफरेंसेस लिखने। 3 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने हैं क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट लगेंगे। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है। The workers in unorganized sectors need protection on the following issues: wages, safety and health, explain with an example। कुल मिला के कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो सही नहीं है, जैसे वेजेस सही नहीं है, सेफ्टी नहीं है, हेल्थ नहीं है, इसको आपको एग्जांपल के साथ उनको समझाना है। व्हाई देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लेन। क्यों जरूरत है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें बहुत सारी चीजों की कमियां हैं। ऊपर यहाँ पर पहले तो लिख दिया है किन की कमियां, नीचे नहीं लिखा है तो आपको ये बना के लिखना है कि हेल्थ सही नहीं है, वेजेस सही नहीं दी जा रहे, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बढ़िया नहीं है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों के पास में, एम्प्लॉयज के पास में जॉब सिक्योरिटी होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिन द बेनिफिट्स दैट आर एंजॉय बाय पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है वो आपको बताना है। हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन, एक्सप्लेन 3 वेज। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके 3 तरीके बताओ कि आपने जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी, लोगों को जो है वो सीड फैसिलिटीज दे दी, लोगों का जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लग गया,
जो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो उसमें। क्वेश्चन 19, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल। अनएम्प्लॉयमेंट को हम इंडिया में कैसे हटा सकते हैं, 3 तरीके इसके बताओ। मैंने आपको डिटेल लेक्चर में सब बताया है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नरेगा के ऑब्जेक्टिव आपको बताने, क्या ऑब्जेक्टिव है, लोगों को काम देना रूरल एरिया में। व्हाई नरेगा इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क। 2 नंबर वाले में भी है, 3 नंबर वाले में है। 2 नंबर वाले में कम पॉइंट लिखने, 3 नंबर वाले में ज्यादा पॉइंट लिखने। 5 नंबर वाला आ गया तो सारी चीजें लिख देना इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, हाउ आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये 2 नंबर वाले में भी था, 3 नंबर वाले में भी है कि तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे, एक्सप्लेन करो। विच आर 2 सेक्टर बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। ओनरशिप के बेसिस पे जो है वो सेक्टर्स को 2 बेसिस में बांट दो, पब्लिक और प्राइवेट। अ ग्राफ गिवन बिलो शोन द production of goods and services in 3 sectors of Indian economy. This is shown of 2 years 1973 and 2013. Analyze the data provided and answer the following questions. Question क्या कह रहा है, which was the least producing sectors in 73 and 74, state the reason. कौन सा था सबसे least producing sector? आपका ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर और ये सब दे रखा है। विच ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ 2013, लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपका टर्शियरी सेक्टर था और 2013 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका टर्शियरी सेक्टर है। तो ग्राफ को देख के आंसर करना है आपको और उसके रीजन भी लिखने। अब क्या कह रहा है, मिस्टर आर वॉज अ रेगुलर वर्कर इन स्मॉल फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री में काम कर रहा है। ही डिड नॉट पेड हिज वेज प्रॉपर्ली एंड दी फैक्ट्री डिड नॉट फॉलो द फैक्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। रिसेंटली ही लॉस्ट हिज जॉब एंड फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन दी पुश कार्ट। एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर लाइफ ऑफ आर। मतलब आर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी जॉब चली गई, वापस वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट, उसके राइट्स बचे रहे। स्टडी द ग्राफ बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। आपको ग्राफ दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 एंड 74। क्या कंपैरिजन बता रहा है ये कि कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। What conclusion can be drawn from the comparison? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि किसका जितना प्रोडक्शन है, किसका कम प्रोडक्शन है, किसका ज्यादा प्रोडक्शन है, तो क्यों प्रोडक्शन ज्यादा है, कम है तो क्यों प्रोडक्शन है। तो ये आपको ग्राफ पढ़ के उसको एनालाइज करके उसके आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन बायोगैस सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम मेनली इन रूरल इंडिया, गिव सम सजेशन टू इम्प्रूव द बायोगैस एनर्जी प्रोडक्शन इन रूरल एरिया। बायोगैस जो है वो एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, उसके आपको जो है रीजंस बताने हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस क्या है, पेट्रोल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। व्हाट इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर कोल इन इंडिया, डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस, एक्सप्लेन इट्स अकरेंस ऑल्सो। कोल के बाद में हमारे पास कौन सा एनर्जी रिसोर्स सबसे ज्यादा है, कहाँ मिलता है, क्या उसका अकरेंस मोड है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए और इसके अंदर हमने जो है वो 26 क्वेश्चंस देखे, सॉरी 27 क्वेश्चन। तो आपके 19 क्वेश्चन तो उधर हो गए और 27 क्वेश्चन इधर हो गए। 27 क्वेश्चन आपके ये 3 मार्क्स के हैं। तो 19 और 27 मतलब अगर आप एक एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन बना ले जाते हैं, मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। तो आपको उसके अंदर एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप जब आंसर लिखने की कोशिश करें तो आप मेक श्योर करें कि आप 5 पॉइंट बनाएं और एनसीईआरटी से देखकर बनाएं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप अपने मन से भी जो है वो पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है और ये चिंताजनक बात है, इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। हाईलाइट एनी 5 रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, 5 रीजन बताने टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री के अंदर ये जो सेक्टर्स हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आए कि पुराने टाइम पे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा काम कर रहा होता, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, फिर टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो डेवलप कंट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का है।
लोग भी टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन अ कंट्री डेवलप्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइंस, दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंक्रीजेस। एनालाइज दिस स्टेटमेंट कि जब एक कंट्री डेवलप होती है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है, बाकी दोनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। एग्री करते हो? हाँ एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हो वो भी उसके रीजंस आपको लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का 2 नंबर में भी आया, 3 नंबर में भी आया, 5 नंबर में भी आया। 2 नंबर वाले में छोटे पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर वाले में 3-4 पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर वाले में 5-6 पॉइंट लिखने वही चीज है, लेकिन आंसर बड़ा हो जाता है। एग्रीकल्चर हैड बीन बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज नाउ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट 1 और 5 बराबर ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है और ये एक सीरियस कंसर्न है। इसको एनालाइज करो, या इसके आपके जो है वो कैसे हम जो है इसमें सुधार कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के 5 फीचर्स लिखो। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में तो 3 फीचर्स ही लिखे हैं, तो आपको बनाने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे उसमें। पब्लिक सेक्टर का क्या काम होता है, प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होता है, एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक सेक्टर की कौन सी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनी है, उनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव क्या होता है, उसका ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। कंपेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन प्राइवेट सेक्टर दैट विद द पब्लिक सेक्टर। सेम क्वेश्चन है, बस आपकी लैंग्वेज इसमें चेंज कर दी है। एक्सप्लेन हाउ डज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये 2 नंबर वाले में भी आया था कि पब्लिक सेक्टर नेशन का डेवलपमेंट कैसे करता है, ये बताना है। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑफ इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वापस से जो है सेम क्वेश्चन आ गया है। हाईलाइट एनी 5 वेज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 5 तरीके बताने। हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन बोथ एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चंस। तो हमने यूं देखे तो कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए, अगर मैं आपको बात करूं इसके हमने देखे 19 क्वेश्चंस, इसके हमने देखे 27 क्वेश्चंस और इसके हमने देखे 9 क्वेश्चंस। अब अगर आप इतने सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं एक ही चैप्टर के और एमसीक्यू को हटा दो, तो आपके एग्जाम में नया क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं और अभी अपन ने देखा कि सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा रहा है, तो मतलब एग्जामिनर के पास में नए क्वेश्चन पूछने का ज्यादा स्कोप नहीं है। वो वही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट कर देगा, तो आंसर तो सेम है, क्वेश्चन वहां चेंज हो रहा है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपका 90% काम हो जाता है। बच्चे एग्जाम में यही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। अगर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में ये लिखना है, तो आपको आधे से ज्यादा लोगों को आंसर पता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो आपके साथ, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस को पहले से लगा के जाओ। तो पहले से लगा के जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपको जो है वो फेयर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, बेहतर आंसर आप लिख पाओगे। तो हम इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स के भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा फ्राइडे को आएगा, और उसके अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे आपका मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मनी और क्रेडिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो लगाने वाले हैं। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डेवलपमेंट चैप्टर का पढ़ाया था, ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मनी ऑन क्रेडिट करेंगे, अगला वाला जो है आपका ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। सबसे छोटा सेक्शन है और सबसे बढ़िया स्कोरिंग मार्क्स वाला है। तो अगर आपको एसएसटी पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इकोनॉमिक निपटा दो। इकोनॉमिक निपटा दोगे मतलब आपके 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। और अगर आपको छोटा छोटा अगर आपके टास्क क्लियर होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आगे की जर्नी आसान हो जाती है। तो ये था हमारी तरफ से आज का लेसन, जिसके अंदर हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।